13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का करेंगे लोकार्पण। 14 जनवरी तक काशी विश्वनाथ धाम में कई कार्यक्रमों का किया जाएगा आयोजन। प्रधानमंत्री ने मंगलवार को गोरखपुर में 9,600 करोड़ की परियोजनाओं को किया जनता को समर्पित। गोरखपुर खाद कारखाना, गोरखपुर एम्स और आईसीएमआर के रीजनल सेंटर का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज रहेंगे मथुरा और शाहजहांपुर के दौरे पर। प्रधानमंत्री के आगामी शाहजहांपुर दौरे की तैयारियों की करेंगे समीक्षा। मथुरा में जनसभा को करेंगे संबोधित। और ओमिक्रॉन की दस्तक के बाद से देश भर में कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए फिर से युद्ध स्तर पर तेजी से काम जारी। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशनों सहित सार्वजनिक जगहों पर बढ़ाई गई निगरानी, टेस्ट और ट्रैक की रणनीति पर जोर। नमस्कार, मैं हूं तरन्नुम रिजवी। अब समाचार विस्तार से। काशी में बाबा विश्वनाथ के सौंदर्यीकरण का काम अब लगभग पूरा हो गया है। पीएम मोदी इसका लोकार्पण 13 दिसंबर को करेंगे। इस दौरान भाजपा इस कार्यक्रम को देश भर में पहुंचाने के लिए बड़े इंतजाम कर रही है, जिसके तहत देश में 51,000 से ज्यादा जगहों पर इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा। काशी से सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भगवान भोलेनाथ और मां गंगा से विशेष नाता रहा है। सांसद बनने के बाद से ही पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ धाम के सौंदर्यीकरण का बीड़ा उठाया है। काशी विश्व की सबसे पुरानी नगरी है। काशी में भगवान भोलेनाथ का जो मंदिर है और उसके आसपास के क्षेत्र का कई वर्षों से पुनर्निर्माण नहीं हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ धाम के सौंदर्यीकरण का काम शुरू कराया था, जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री के द्वारा 13 दिसंबर को होगा। 13 दिसंबर को काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण का कार्यक्रम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से काशी में होगा और देश भर से लगभग 3,000 अलग अलग मठों से, अलग अलग संस्थानों से धर्माचार्य, महात्मा, संत, महापुरुष, कलाकार, गणमाननीय उसमें शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के तहत काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में खाद बनाने का जो कारखाना 1990 में बंद हो गया था, वो अब फिर से शुरू हो गया है। बीते करीब 3 दशकों में सरकार की उदासीनता की वजह से इसको शुरू करने का काम चालू नहीं हुआ था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की पहल को साल 2016 में इसको फिर से शुरू करने की जो कोशिश हुई थी वो पूरी हुई है और रंग लाई है। इस कारखाने से पूरे पूर्वांचल के किसान को खाद की जरूरत पूरी होगी, तो वहीं रोजगार के हजारों अवसर पैदा होंगे। जब गरीब, शोषित, वंचित की चिंता करने वाली सरकार होती है तो वो परिश्रम भी करती है, परिणाम भी ला करके दिखाती है। गोरखपुर में आज हो रहा आयोजन इस बात का भी सबूत है कि नया भारत जब ठान लेता है तो इसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ये सच है कि ये नया भारत है। सरकार की योजनाओं में मध्यम वर्ग का विकास शामिल है, तो आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी। अब सशक्त होते भारत का लक्ष्य है, तो किसानों की चिंता भी। जब 2014 में आपने मुझे सेवा का अवसर दिया था, तो उस समय देश में फर्टिलाइजर सेक्टर बहुत बुरी स्थिति में था। देश भर में यूरिया की किल्लत तब सुर्खियों में रहा करती। तस्वीर साल 2014 से पहले वाली अब बदल गई है। नहीं तो कौन सोच सकता था कि बंद पड़ा कारखाना कभी शुरू भी होगा। सरकारें आती रहीं, जाती रहीं, लोगों की उम्मीदें जीती मरती रही। 3 दशकों तक
जिसके लिए 5-5 सरकारों ने हामी भरने के बाद अंततः इसे असंभव बनाया था, उसे नामुमकिन बनाया था, लेकिन उसे संभव बनाने और उसे अपने नाम के अनुरूप मोदी है तो मुमकिन है यह बनाने का जो एक कार्य आज साकार रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश और देश देख रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी के प्रयास परवान चढ़े और 8600 करोड़ रुपए की लागत से बना गोरखपुर उर्वरक कारखाना एक बार फिर तैयार है। देश में इसी तरह 4 और बंद पड़े उर्वरक कारखाने शुरू किए जा रहे हैं, जिससे किसानों को सस्ता खाद मिल सकेगा। खाद के मामले में आत्मनिर्भरता क्यों जरूरी है, ये हमने कोरोना के इस संकट काल में भी देखा है। सप्लाई चेन टूट गई, हमारी सरकार ने ये सुनिश्चित किया वो बोझ हम किसानों की तरफ नहीं जाने देंगे। पूर्वांचल के औद्योगिक विकास के लिए उर्वरक कारखाना जितना अहम है, उतना किसानों के लिए भी। खेतों के स्वास्थ्य के बारे में जो है खाद मिलेगी अच्छी, और ये बहुत बड़ा जो है पूर्वांचल के लिए सौगात रहा है। जिस फर्टिलाइजर को हम लोग 35 साल से बंद पड़ा हुआ था, उसका शिलान्यास भी उन्होंने किया और यहाँ आकर लोकार्पण भी उन्होंने किया। फर्टिलाइजर का खाद कारखाना भी खुला उनके उत्थी से, नहीं तो कहाँ वो खुल पाता इतना दिन से। सच यही है कि मोदी है तो मुमकिन है। ये मोदी सरकार का दृढ़ संकल्प ही है कि जिस कारखाने का प्रधानमंत्री मोदी ने साल 2016 में शिलान्यास किया था, उसका उद्घाटन भी वे खुद कर रहे हैं। 5 साल पहले मैं यहां एम्स और खाद कारखाने का शिलान्यास करने आया था। आज इन दोनों का एक साथ लोकार्पण करने का सौभाग्य भी आपने मुझे ही दिया है। प्रधानमंत्री के यहां आने से और सौगात देने से उम्मीदों को पंख लगे हैं। लोगों को एक बार फिर से उम्मीद है कि पूर्वांचल अपनी रौनक पाएगा, यहाँ के लोग रोजगार पाएंगे, यहाँ के लोग अच्छा स्वास्थ्य पाएंगे। उम्मीद यही है कि लोगों को वो सभी सुविधाएं मिल सके जो सरकारें वायदा करती हैं। कैमरामैन रामजी के साथ अजय विक्रम सिंह, डीडी न्यूज, गोरखपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल गोरखपुर में एम्स का भी शुभारंभ किया। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को इलाज के लिए लखनऊ और दिल्ली जैसे शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। एम्स के जरिए विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं उन्हें अब गोरखपुर में ही मिलेंगी। देखिए ये रिपोर्ट। 5 साल पहले गोरखपुर को सिर्फ इसलिए याद किया जाता था कि यहाँ एन्सेफ्लाइटिस कहर ढा रहा था, मासूमों की मौत हो रही थी। सरकारें 2-4 घोषणा के बाद पल्ला झाड़ लिया करती थी, लेकिन साल 2014 में केंद्र में कमान संभाली प्रधानमंत्री मोदी ने और साल 2017 में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ। लक्ष्य बनाकर काम किया गया और देखते ही देखते एन्सेफ्लाइटिस का दंश कम होने लगा। हमने दिमागी बुखार फैलाने की वजह को दूर करने का पर भी काम किया और इसके उपचार भी। आज वो मेहनत जमीन पर दिख रही है। आज गोरखपुर और बस्ती डिवीजन के 7 जिलों में दिमागी बुखार के मामले लगभग 90% तक कम हो चुके हैं। जो बच्चे बीमार होते भी हैं, उनमें से ज्यादा का जीवन बचा पाने में हमें सफलता मिल रही है। इंसेफ्लाइटिस से 40 वर्षों से लगातार मौतें होती थी, हजारों मौतें होती थी, लेकिन केंद्र और राज्य की सरकारें मौन बन करके इस दृश्य के प्रति केवल तमाशबीन रहती थी। पहली बार गोरखपुर एम्स का शिलान्यास भी 2016 को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया और आज लोकार्पण भी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से गोरखपुर एम्स का होने जा रहा है।
गोरखपुर सहित पूर्वांचल में स्वास्थ्य सेवाओं को और भी मजबूती देने और सुविधाओं को विस्तार देने के क्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने गोरखपुर एम्स का लोकार्पण किया। देश में अब इसी तर्ज पर 16 अलग अलग एम्स बन रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी भी देश के विकास के लिए वहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं सर्वसुलभ और सस्ती होनी चाहिए। ऐसे में मौजूदा केंद्र सरकार देश के हर एक कोने पर एम्स और मेडिकल कॉलेज की सुविधाएं विकसित कर रही है। गोरखपुर का नया एम्स परिसर तकरीबन 1000 करोड़ की लागत में बनकर तैयार हुआ, जिससे पूर्वांचल के बड़े क्षेत्र में लोगों को सीधा फायदा होगा। आज तो ये पूर्वांचल के लिए सौभाग्य का दिन था। एम्स बहुत बड़ी बात है जो पूर्वांचल में गोरखपुर में हम लोगों को मिला, जिसके केवल एम्स केवल दिल्ली हम लोग सपना देखते थे, वो एम्स यहाँ मिला। हम लोग तो मेडिकल स्टूडेंट, हम लोग के लिए तो और अच्छा हुआ। एम्स का देना ये पूर्वांचल का एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। एम्स के अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने 36 करोड़ रुपए की लागत से बने ICMR के एक क्षेत्रीय सेंटर का भी उद्घाटन किया। ये केंद्र सभी वेक्टर बीमारियों की जांच वैज्ञानिक विधि से करने में सक्षम होगा। साथ ही संक्रामक रोगों की जल्द पहचान कर सकेगा, जिससे पूर्वांचल के लोगों को बहुत बड़ा फायदा होगा। अजय विक्रम सिंह और रामेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। भाजपा संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी समेत तमाम बड़े नेताओं ने शिरकत की। बैठक में प्रधानमंत्री ने सांसदों को कई जरूरी सुझाव दिए तो सांसदों से खेल स्पर्धाओं के माध्यम से अपने अपने क्षेत्र में और ज्यादा संपर्क बढ़ाने की अपील भी की। शीतकालीन सत्र में आमतौर पर बीजेपी संसदीय दल की बैठक संसद परिसर में होती है, लेकिन मंगलवार को संसद सत्र के दौरान संसदीय दल की बैठक संसद परिसर के बाहर दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल में हुई। शीतकालीन सत्र की इस पहली संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के अलावा तमाम केंद्रीय मंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा भी मौजूद थे। बैठक में पीएम ने सांसदों को कई जरूरी सुझाव दिए। पीएम मोदी ने बैठक में संसद खेल स्पर्धा, तंदुरुस्त बाल स्पर्धा और सूर्य नमस्कार स्पर्धा आयोजन करने के लिए आह्वान दिया। इसके साथ ही जिन्हें पद्म अवार्ड मिला है उनके साथ एक लाइव कार्यक्रम करने का आह्वान भी दिया है। जो पद्मा अवार्ड मिला है, बहुत सामान्य नागरिक लेकिन बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को जो पद्मा अवार्ड मिला है, अगर अपने क्षेत्र में ऐसे पद्मा अवार्डीज है तो उनके लिए भी एक अच्छा, उनके साथ लाइव संपर्क में रख के कार्यक्रम वगैरह करने के लिए भी माननीय प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है। बैठक में 12 राज्यसभा सांसदों के निलंबन का मसला भी उठा और उसके कारणों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि अगर वो लोग माफी मांगते हैं तो निलंबन वापस लेने को तैयार हैं। द कंट्री हैज विटनेस्ड इट। इसमें पूरा अभी भी सोशल मीडिया पे उन लोगों ने ही सोशल मीडिया पे अपने मोबाइल पे शूटिंग करके डाला है, तो इसलिए सब है, इट इज ऑन रिकॉर्ड। अगर आज भी वो एक्सप्रेस करते हैं कि हम माफी मांगते हैं, अंदर आके माफी मांगते हैं, हम सस्पेंशन विथड्रॉ करने के लिए तैयार हैं। पीएम मोदी ने बैठक में कहा कि 14 दिसंबर को वाराणसी में अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष को उन्होंने चाय पर बातचीत करने के लिए बुलाया है। प्रधानमंत्री जी ने उसको तुरंत अपने भाषण में रिएक्ट करते हुए कहा, मैं 14 तारीख को हमारा अध्यक्ष लोगों को मैं काशी में बुला लेता हूँ। 14 तारीख मैं काशी में हूँ, वाराणसी में। मैं अध्यक्ष के सूचना पालन करते हुए मैं मेरा अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष सबको मैं चाय पर बुलाता हूं, ऐसे अनाउंस करके हम सब लोगों को प्रेरित किया है। बैठक में जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया गया। मुंडा ने कहा कि 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस घोषित करने के निर्णय से जनजातीय समाज गौरवान्वित महसूस कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाहजहांपुर और मथुरा का दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री शाहजहांपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 18 दिसंबर को प्रस्तावित दौरे की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। वहीं मथुरा के मांड विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वो 201.16 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। इस मौके पर सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी लाभार्थियों को दिए जाएंगे। कार्यक्रम में सांसद हेमा मालिनी, ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा, कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी, विधायक कारिंदा सिंह, विधायक पूरन प्रकाश मौजूद रहेंगे।
बुंदेलखंड के जनपद हमीरपुर में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने डाक बंगले के समीप बने अटल परिपथ का निरीक्षण किया। इसके बाद जनपद हमीरपुर के ऐतिहासिक एवं पौराणिक एवं आध्यात्मिक स्थलों के भ्रमण के उपरांत भारतीय जनता पार्टी नवीन कार्यालय में अपेक्षित पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री ने आगामी 2022 विधानसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करने को लेकर कार्यकर्ताओं से चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश से बचा खुचा गुंडाराज, माफिया राज, परिवारवाद जड़ से समाप्त हो सके और विकासवादी प्रदेश के रूप में उत्तर प्रदेश का विकास आगे और बढ़ सके। बातें हुई, बैठकें हुई और आज उत्तर प्रदेश की स्थिति को अगर हम देखें तो बिल्कुल 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश और आज के उत्तर प्रदेश में काफी अंतर है। अब उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश के रूप में जाना जाने लगा है और सिर्फ हमारे कार्यकर्ता नहीं, आम जनता उत्तर प्रदेश की सरकार को चाहती है। लोग मन बना चुके हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में 2022 के चुनाव में लोग भारतीय जनता पार्टी को फिर से आशीर्वाद देंगे। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में सुशासन और विकास का काम हुआ है, आने वाले समय में और मजबूती के साथ हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं। हर समाज, हर जाति, हर वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दे रहे हैं। मेरठ में राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी की परिवर्तन संदेश रैली में रालोद सुप्रीमो जयंत चौधरी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने संबोधन में 2022 में भाजपा के सफाई की बात कही। जयंत चौधरी ने कहा कि समाजवादी पार्टी और रालोद ने अपना घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है। दोनों पार्टियां मिलकर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगी। अखिलेश यादव ने कहा कि 2022 में बदलाव होने वाला है। ओमिक्रॉन के दस्तक के बाद से देश भर में कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए फिर से युद्ध स्तर पर और ज्यादा तेजी से काम हो रहा है। तमाम एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशनों सहित सार्वजनिक जगहों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। टेस्ट और ट्रैक की रणनीति पर ज्यादा प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के प्रसार को रोकने के लिए टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की नीति पर योजनाबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हवाई अड्डों पर भीड़ प्रबंधन, तैयारियों, परीक्षण क्षमता से जुड़े तमाम मसलों पर तैयारियों का जायजा लिया। मंत्रालय ने कहा है कि हवाई अड्डे पर आरटी-पीसीआर सेवाओं में इजाफा करने और हेल्प डेस्क जैसे तमाम मसलों पर एक्शन प्लान तैयार किया गया है और सरकार हर दिन के हालात पर नजर रख रही है। राज्यों में भी पूरी तैयारी है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में बस अड्डे, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर निगरानी बढ़ा दी गई है और यात्रियों की जांच की जा रही है। वहीं ऐसी ही तत्परता कश्मीर में भी देखी जा रही है, जहां आइसोलेशन केंद्र के निर्माण से लेकर यात्रियों की जांच और इलाज की व्यवस्था की जा रही है। 19 मेडिकल टीमें हमारे यहाँ प्रमुख रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और हवाई अड्डे पे लगी हुई हैं। इन्हीं की देखभाल करने के लिए 19 सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं और 4 मजिस्ट्रेट जोनल मजिस्ट्रेट के रूप में लगाए गए हैं। गुजरात के राजकोट में ओमिक्रॉन वेरिएंट को देखते हुए स्थानीय प्रशासन तैयारी में जुटा है। मेडिकल कॉलेज के डीन ने बताया कि एनजीओ की तरफ से एक अस्थायी अस्पताल की व्यवस्था की गई है। वहीं अहमदाबाद में ओमिक्रॉन का एक मामला सामने आने के बाद से सिविल अस्पताल में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। और इस वक्त तो हॉस्पिटल में भी सफिशिएंट बेड से ऑक्सीजन है। After second COVID, lot of these facilities have been increased. जयपुर में ओमिक्रॉन का एक मामला सामने आया है। RUHS के अस्पताल अधीक्षक ने बताया कि एक परिवार दक्षिण अफ्रीका से घूमकर वापस आया, वह कोविड पॉजिटिव पाया गया है। एहतियातन, क्योंकि इसका एयरबोर्न ट्रांसमिशन फास्ट है, तो जो भी अन्य कोई संपर्क में है उनको कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग के जरिए CMHO की टीम आइडेंटिफाई कर रही है और उनके सबके सैंपलिंग की जा रही है। बेंगलुरु में ओमिक्रॉन से निपटने के लिए टेस्टिंग की क्षमता बढ़ाई गई है। इसके साथ ही अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या पर भी नजर रखी जा रही है। मध्य प्रदेश में कोविड-19 के नए स्वरूप ओमिक्रॉन का कोई मामला सामने नहीं आया है। इसके प्रसार को रोकने के लिए राज्य सरकार ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की गई।
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने व सशक्त भारत की नींव रखने के उद्देश्य से बैंक की तरफ से गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत की, जिसमें ऋण प्राप्त करने वाली महिलाओं को महज 6.5% की ब्याज दर के आधार पर भुगतान करना होगा। अगर उनका भुगतान नियमित होता रहेगा तो बैंक की तरफ से अंतिम 5 किस्त माफ कर दी जाएगी। इस बात की जानकारी देते हुए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया केंद्रीय कार्यालय की महाप्रबंधक नमिता राय ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 21 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक लगातार देश के विभिन्न हिस्सों में भ्रमण करके ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के साथ साथ जरूरतमंदों को व्यवसाय व्यापार करने के लिए ऋण प्रदान किया जा रहा है। प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें रिटेल, एग्रीकल्चर, एमएसएमई इन क्षेत्रों में हम लोन दे रहे हैं। बैंक के पास हर तरह के तबके के लिए स्कीमें हैं। जन जन तक हम ये अपनी स्कीम पहुंचा रहे हैं और उनको वहां पे लोन दे करके लाभान्वित कर रहे हैं। अभी हमने ग्राहकों की सुविधा के लिए मिस्ड कॉल फैसिलिटी शुरू की है, जिससे ग्राहकों को परेशानी ना हो और इसमें वो मिस्ड कॉल करके हमारी लोन की स्कीम के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, डिपॉजिट की स्कीम के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और उसके बाद उनको जो भी उनकी जरूरत है उसको पूरा किया जाएगा। शामली जनपद के स्कॉटिश इंटरनेशनल स्कूल के कक्षा 9 के छात्र क्षितिज शर्मा ने कंप्यूटर की दुनिया में नई उपलब्धि हासिल की है। लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लास चलने और गरीब बच्चों के पास मोबाइल, लैपटॉप न होने के कारण उनकी पढ़ाई नहीं हो सकी। क्षितिज को बहुत से बच्चों के बारे में ये मालूम हुआ तो उन्होंने गरीब बच्चों की पीड़ा को समझते हुए मात्र 3 से 4 हजार की कीमत में एक पीसी बनाने का काम किया। अटल टिकरिंग लैब में क्षितिज ने ये प्रोजेक्ट तैयार किया है। इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल के लिए नीति आयोग और इंस्पायर अवार्ड अहमदाबाद भेजा गया है। अप्रूवल मिलने के उपरांत इसका प्रोडक्शन शुरू किया जाएगा। अटल टिकरिंग लैब के प्रभारी इंजीनियर हिमांशु सैनी ने बताया कि इससे छात्र छात्राओं व अन्य वर्गों को भी काफी लाभ होगा। लैब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की एक बहुत अच्छी पहल है और मैं तो ये कहूँगा कि हर स्कूल को अटल टिंकरिंग लैब मिलनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे वहाँ काम करते हैं और बहुत सारी चीज़ें नई नई टेक्नोलॉजी की उन्हें सीखने को मिलती है। जैसे क्षितिज ने प्रोजेक्ट बनाया है, बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट बनाया है बच्चे ने और 3 से 4 हजार रुपये इसकी कीमत रखी गई है। हमने इस प्रोजेक्ट को अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग में भी भेजा हुआ है। जैसे ही वहाँ से अप्रूवल आ जाएगा तो हम लोग इसका प्रोडक्शन भी स्टार्ट करने वाले हैं। आज के टाइम पे 10,000 रुपये से नीचे आपको मोबाइल नहीं मिलने वाला है। 20,000 रुपये का लैपटॉप आता है। इसमें आप दोनों चीज़ों की फैसिलिटी बच्चे को मिल सकती है। अगर जहाँ तक मुझे लगता है कि बच्चा अगर इस लैपटॉप को पॉकेट पीसी को ले लेता है वो कहीं भी इजीली उसे लेके जा सकता है। पावर बैंक से इसे चला सकते हैं, मोबाइल चार्जर की हेल्प से चलाया जा सकता है और इसकी कॉस्ट जैसा मैंने आपको बताया कि 3 से 4 हजार रुपये रखी गई है। एक बच्चा इसे आराम से खरीद सकता है। पिछले साल लॉकडाउन की वजह से ऑनलाइन क्लासेस चली। अब ऑनलाइन क्लासेस में कई गरीब बच्चे ऐसे थे जो लैपटॉप्स और फ़ोन को अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। तब मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना एक ऐसा पॉकेट पीसी बनाया जाए जिसकी मदद से वो अपनी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर सके, क्योंकि उनको भी शिक्षा का पूरा अधिकार है। तो मैंने एक पॉकेट पीसी बनाया। इस पॉकेट पीसी में हमने रेस्बियन सॉफ्टवेयर, रेस्बेरी पाई माइक्रो कंट्रोलर और पाइथन लैंग्वेज से कोडिंग करी है। इसमें रैम 4 GB की है और हार्ड डिस्क में 32 GB क्लास 10 की लगी हुई है। इस चिप का फ़ायदा ये है कि आप इससे डेटा प्रोसेसिंग बड़ी जल्दी कर सकते हैं। जनपद कानपुर देहात के सरला देवी महाविद्यालय की छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक का आयोजन कर लोगों को यातायात के नियमों के प्रति जागरूक किया। उन्होंने न केवल लोगों एवं वाहन चालकों से नियमों का पालन करने की अपील की, बल्कि उन्हें सड़क सुरक्षा के नियमों से भी अवगत कराया। इसके बाद बच्चों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से यातायात सुरक्षा नियमों को युवा बच्चों के अपने जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर संबोधित करते हुए जिलाधिकारी जेपी सिंह ने कहा कि बच्चे यातायात के नियमों का खिलवाड़ न करें, बल्कि यातायात के नियम अपनाकर अपने जीवन को सुरक्षित बनाएं। एक वर्ष में 2019 में 22,625 लोगों की मृत्यु हुई रोड एक्सीडेंट्स में और 3 लोग करीब घायल हुए। तो मुझे लगता है कि बहुत सीरियस विषय है और इसी क्रम में हम लोगों ने सरला देवी महाविद्यालय में हमारे प्रधानाचार्य और प्रबंधक के सहयोग से युवा साथियों के साथ में कार्यक्रम किया है। तो उनको हेलमेट की महत्ता, सीट बेल्ट के बारे में, रोड सेफ्टी नॉर्म्स के बारे में और रोड साइंस के बारे में बताया गया है और मैं आशा करता हूँ कि इस जनपद में रोड एक्सीडेंट्स की घटना और कम होंगी। सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। इस
कार्यक्रम में जो सड़क पे चलने वाले वाहन हैं या जो भी यात्री हैं उनको यातायात के नियमों के संदर्भ में जानकारी देने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें छात्र छात्राओं को या जो भी श्रोता थे उनको यह बताया गया है कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। साथ ही इस अवेयरनेस से निरंतर लाभ मिल रहा है और दुर्घटनाओं में यद्यपि कमी आ रही है, लेकिन अभी भी काफ़ी मात्रा में दुर्घटनाएं होती रहती हैं, जिसके संदर्भ में इस तरह के कार्यक्रमों को और आगे चलाए जाने की जरूरत है, जिससे कि जागरूकता और अधिक फैले और दुर्घटनाएं कम हों। कोरोना काल में रोजगार बंद होने से पूरी तरह टूट चुके रेहड़ी पटरी दुकानदार पीएम स्वनिधि योजना का लाभ लेकर एक बार फिर से आत्मनिर्भर हो गए हैं। बाराबंकी जिले में मार्च 2022 तक 5,836 रेहड़ी वालों को पीएम स्वनिधि योजना का लाभ देना है, जिसके सापेक्ष 4,600 रेहड़ी वाले लोगों को अलग अलग बैंकों के माध्यम से लाभ पहुंचाया जा चुका है, जबकि बाकी लोगों का लोन प्रक्रिया में है। इन रेहड़ी पटरी दुकानदारों को 10,000 रुपए का लोन मिला है। इस लोन से न केवल उनकी रोजमर्रा की जिंदगी पटरी पर आ गई, बल्कि ये सभी आर्थिक रूप से मजबूत भी हुए हैं। योजना का लाभ पा चुके स्ट्रीट वेंडर्स ने बताया कि पीएम स्वनिधि योजना से न केवल उनका व्यापार बढ़ा है, बल्कि अब उनका परिवार भी अच्छे से गुजर बसर कर रहा है। जी की महत्वाकांक्षी योजना है और जिसके अंतर्गत जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं, फेरी वाले हैं, रेहड़ी वाले हैं, इनको 10,000 रुपये तक का लोन बगैर किसी गारंटी के दिया जाता है। इसमें वो सीधे अपना रजिस्ट्रेशन हमारे जो भी नगर पालिका या नगर पंचायत है वहाँ जाके करा सकते हैं और उसको हम सीधे फिर बैंक भेज देते हैं, जहाँ से उनको 10,000 रुपये का लोन प्राप्त हो जाता है। जनपद बाराबंकी को जो है वो मार्च 2022 तक 5836 स्वनिधि के जो हमारे ये रेहड़ी वाले हैं, इनको हमें स्वनिधि का लाभ देना है, जिसके सापेक्ष हम लगभग 4600 लोगों को अभी तक बैंकों के माध्यम से, विभिन्न बैंकों के माध्यम से लाभ पहुंचा चुके हैं और शेष प्रक्रिया में है। हमने लोन इसलिए लिया था कि हमारा एक ठेला फल का था, कुछ बहाने लग पाते थे, कुछ नहीं लग पाते थे, तो दिक्कत थी। तो हमने सुना कि पीएम योजना जैसे मोदी की तरफ से जो है योजना मिल रही 10,000 रुपये का ठेले पे, तो हमने ले लिया। तो उससे पैसा ठेले पे लगाया तो बढ़ोतरी हुई, फल सारे हमको मिलने लगे। पहले उधार लाते थे, अब नगद लाए, तो फल के ठेले हम बढ़ा लिए तो इससे थोड़ा प्रॉफिट हुआ, तो हम इससे कर्ज अदा कर दिए। समय से पैसा मिलने के बाद हमको बहुत आराम हुआ। भाई 8-10 आदमी का परिवार है। सर 10,000 का लोन लिया था पीएम स्वनिधि योजना में और 10,000 का लोन मिला था और उससे मैंने कोरोना के कारण मेरा बिजनेस डाउन हो गया था और उसी को फिर से पटरी पर लाने के लिए मैंने उसी पैसे को लगाया बिजनेस में, जिससे मेरा रोजगार अच्छे से चल रहा है। इसके लिए पीएम मोदी जी का धन्यवाद। पहले हम सब्जी काम करते रहे, जब लॉकडाउन लग गया इसके बाद बहुत दिक्कतें होने लगी। जब देखे इसमें पर दिक्कत परेशानी तो फिर 10,000 एक भैया हमारे वहाँ टौनरी मिला रहा, तो कह लगा 10,000 का लोन करा दे। लोन कराए के बाद अपना काम तो कॉस्मेटिक की दुकान खोल कर बैठ गए, आगे सब्जी की दुकान खोल लिए और उसमें पूरी बाकायदा कर दिए। उसके बाद से हमको छाता मिला, एक तौलिया मिली, फिर 20,000 वाले फार्म भरे। अब वो दूसरा किस्त हमका जमा करना हर महीने। काम हमारे बढ़िया, बहुत हमारे पहले से सही है। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का करेंगे लोकार्पण। 14 जनवरी तक काशी विश्वनाथ धाम में कई कार्यक्रमों का किया जाएगा आयोजन। प्रधानमंत्री ने मंगलवार को गोरखपुर में 9,600 करोड़ की परियोजनाओं को किया जनता को समर्पित। गोरखपुर खाद कारखाना, गोरखपुर एम्स और आईसीएमआर के रीजनल सेंटर का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज रहेंगे मथुरा और शाहजहांपुर के दौरे पर। प्रधानमंत्री के आगामी शाहजहांपुर दौरे की तैयारियों की करेंगे समीक्षा। मथुरा में जनसभा को करेंगे संबोधित। और ओमिक्रॉन की दस्तक के बाद से देश भर में कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए फिर से युद्ध स्तर पर तेजी से काम जारी। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशनों सहित सार्वजनिक जगहों पर बढ़ाई गई निगरानी, टेस्ट और ट्रैक की रणनीति पर जोर। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।